कार से बाहर उतरे और उन लोगों के पास गए। ध्रुव और ओजस वहां पर रतनपुर के सरपंच को देखकर चौंक गए। उन लोगों की भीड़ का लीडर गोवर्धन राम था। ध्रुव ने जाकर गोवर्धन राम से कहा, सरपंच जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमसे आपकी क्या दुश्मनी है? गोवर्धन राम ने कहा, तुम हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? मुझे लगा था कि मैं तुमसे फिर नहीं मिलूंगा और मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहता था। तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए आए थे रतनपुर। ध्रुव ने पूछा, कैसा मतलब? गोवर्धन राम ने कहा, तुमने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए। तुम बस उस तांत्रिक को ढूंढने आए थे ना? ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि गोवर्धन राम ध्रुव का सच जानता होगा। ध्रुव अंदर से तो घबरा रहा था, लेकिन ध्रुव ने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। ध्रुव ने गोवर्धन राम से कहा, तो क्या हुआ अगर हम अपने मतलब से आए थे? हमने गांव को बचाया भी है। तुम लोगों को उसके लिए शुक्रिया कहना चाहिए, लेकिन तुम तो हमारा ही रास्ता रोक कर खड़े हो गए हो। तुम्हें ओजस के रिश्तेदार को छोड़ देना चाहिए, समझे? गोवर्धन राम ने कहा, अरे इतनी जल्दी कैसे? वैसे तुम लोगों के जाने के बाद हम तुम्हें ढूंढने तुम्हारे गांव भी गए थे, लेकिन तुम वहां मिले नहीं। ध्रुव ने गोवर्धन राम से पूछा, क्या किया तुमने गांव में जाकर? गोवर्धन राम ने चिढ़ते हुए ध्रुव से कहा, ये फालतू बातें छोड़ो और ये बताओ कि तुम पैसा लाए हो या नहीं। ध्रुव ने गुस्से से कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। गोवर्धन राम चिढ़ गया था। उसके लोगों ने ध्रुव पर बंदूक तान दी और गोवर्धन राम हंसते हुए बोला, अब बताओ, जिंदगी चाहिए या अपने सवाल का जवाब? मरने का शौक है क्या तुम्हें? माहौल गर्म होता देखकर ओजस बीच में आ गया और बोला, हम पैसे लाए हैं, लेकिन हमें पहले नानी जी को देखना है कि वो ठीक है या नहीं। गोवर्धन राम ने ओजस से कहा, यह सौदेबाजी करने का समय नहीं है बच्चे। ओजस ने कहा, पैसे तो मैं तभी दूंगा जब मैं नानी जी को जिंदा देखूंगा। गोवर्धन राम ने कहा, मेरे पास उस औरत को मारने का कोई कारण नहीं है, समझे? गोवर्धन राम की बात खत्म होते ही भीड़ के पीछे से कुछ लोग महिमा को लेकर आए। सामने आते ही जब महिमा ने देखा कि ओजस के लोगों के पास 2 बड़े बड़े पैसों के बैग हैं, तो महिमा जोर से चिल्लाई, इतना सारा पैसा? नहीं बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों को पैसे मत देना, वरना लोगों को लगेगा कि हम कुछ लुटेरों के सामने झुक गए। ध्रुव को महिमा की बात बिल्कुल सही नहीं लगी। ध्रुव सोच रहा था कि ये अमीर लोग हमेशा अपनी इज्जत के बारे में क्यों सोचते हैं। यहाँ बात जान पर बन आई है, लेकिन इन्हें अपनी इज्जत की पड़ी है। ध्रुव और ओजस महिमा की बात नहीं सुनने वाले थे। ध्रुव और ओजस ने पैसे के बैग्स खोले। पैसे देखकर वहां खड़े रतनपुर के गुंडों की आंखें बाहर आ गईं। गोवर्धन राम ने कहा, अच्छी बात है, तुमने ज्यादा चालाकी नहीं दिखाई। तुम पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम एक हाथ से पैसे लेंगे और दूसरे हाथ से नानी जी को वापस भेजेंगे, ठीक है? ध्रुव और ओजस ने गोवर्धन राम की बात मान ली। उन्होंने एक हाथ से पैसे दिए और दूसरे से महिमा को वापस अपने पास ले लिया। लेकिन तभी पटेल परिवार के लोगों ने यह होते हुए देख लिया। उन्हें लगा कि अगर लुटेरों को पैसे देने वाली बात बाहर आ गई तो परिवार की बहुत बदनामी होगी। इसलिए वो सभी लोग अचानक से रतनपुर के लोगों पर टूट पड़े, जिसे देखकर गोवर्धन राम के लोग वापस भागने लगे। गोवर्धन राम अपने लोगों के साथ पास के किले में चला गया। सभी लोगों ने रतनपुर के गुंडों का पीछा किया, लेकिन पटेल परिवार के लिए रतनपुर के लोग आम लोग थे, इसलिए वो ज्यादा आगे नहीं गए। और दूसरा, वो नहीं जानते थे कि किले के अंदर कितना खतरा हो सकता है। पटेल परिवार के लोगों ने रतनपुर के लोगों को जाने दिया। ध्रुव और ओजस ने देखा कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ध्रुव और ओजस ज्वाला, दिनकर और नीर के साथ गोवर्धन राम के पीछे चले गए। गोवर्धन राम को पता चल गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। गोवर्धन राम के किसी एक आदमी ने अपनी बंदूक से गोली चला दी। समय रहते ओजस ने ध्रुव को साइड में खींच लिया। ध्रुव ने अपनी जिंदगी में पहली बार बंदूक से गोली चलते हुए देखी थी। ओजस ने ध्रुव को खींचकर एक पत्थर के पीछे छुपा लिया। ध्रुव का दिल जोर से धड़क रहा था। ध्रुव ने अपने सीने पर थपथपाया ताकि वो नॉर्मल हो सके।
ध्रुव को लगा था कि आज उसे गोली लग जाएगी। ध्रुव ने शायद इस तरह से मौत को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ओजस ने समय रहते जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और रतनपुर के गुंडे को मार दिया। 2 लोग लड़खड़ा कर गिर गए, लेकिन उनके पास बंदूक थी। ध्रुव ने देखा वो दोनों बहुत गुस्से से ओजस को देख रहे थे। ध्रुव ने ओजस से चिल्लाकर कहा, भाई हट जाओ वहां से। लेकिन ओजस ने नहीं सुनी। ओजस ने जाकर उनमें से एक गुंडे को लात मारी, जिससे वो जमीन पर गिर गया, और दूसरे गुंडे को ज्वाला ने संभाल लिया। लेकिन जिसे ओजस ने गिराया था उसके हाथ से बंदूक नीचे नहीं गिरी थी। उस गुंडे ने ओजस की तरफ बंदूक तान कर गोली चला दी, लेकिन उसी समय ज्वाला ने दूसरे गुंडे को उस गुंडे के हाथ पर फेंक दिया जो ओजस पर गोली चलाने वाला था। बैलेंस बिगड़ने की वजह से जो गोली ओजस की तरफ चलने वाली थी वो हवा में कहीं और चल गई। उस गुंडे को उठाकर फेंकने की वजह से ज्वाला का बैलेंस बिगड़ गया और वो दूर जाकर गिर गया। ज्वाला नुकीले कांटों पर गिर गया था और वो कांटे जहरीले थे। उन कांटों पर गिरते ही ज्वाला की चीख निकल गई। ध्रुव और ओजस ने जाकर ज्वाला को देखा। ज्वाला के शरीर से खून निकल रहा था और मुंह से झाग। ओजस ने ज्वाला से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज्वाला कुछ नहीं बोला और अगले ही पल ज्वाला की मौत हो गई। जमीन पर पड़े दोनों गुंडे नीर और दिनकर से डरे हुए थे और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे, लेकिन ज्वाला की मौत हो चुकी थी। ओजस को यह देखकर इतना गुस्सा आया कि ओजस ने जमीन पर पड़ी बंदूक उठाई और उन दोनों गुंडों के सर पर गोली मार दी। ध्रुव इतना खून खराबा देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। ओजस ने उन गुंडों को मारकर ज्वाला की तरफ देखा और चिल्लाकर दुखी आवाज में कहा, आपकी मौत का बदला ले लिया मैंने। किले की दीवारें खून से रंग गई थीं। गुंडों को मारने के बाद ओजस ज्वाला के पास जाकर बैठ गया और ध्रुव भी वहीं बैठ गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़ाई में ध्रुव और ओजस ने अपने साथी को खोया हो। ध्रुव और ओजस के लिए ये सब झेलना बहुत मुश्किल था। नीर और दिनकर को मौत देखने की आदत थी, इसलिए वो किले में अंदर की तरफ चले गए। गोली की आवाज अभी भी ध्रुव और ओजस के कान में गूंज रही थी। ध्रुव और ओजस हिल नहीं पा रहे थे। वो बहुत सहम गए थे। कुछ देर तक ध्रुव और ओजस को समझ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद जब ध्रुव और ओजस ने खुद को संभाला तो उन्हें याद आया कि नीर और दिनकर अंदर अकेले लड़ रहे हैं, जिसमें दिनकर से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी ओजस और ध्रुव को। इसलिए ना चाहते हुए भी ध्रुव और ओजस को ज्वाला के पास जाना पड़ा। जाते समय ध्रुव ये सोच रहा था कि ज्वाला इतने खतरनाक प्राण पिशाच से लड़ते हुए नहीं मरा, लेकिन इन लुटेरों के हाथों मारा गया। ओजस ने ध्रुव से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज्वाला की मौत इस तरह इन बुरे लोगों की वजह से होगी। ध्रुव ओजस को संभालना चाहता था, लेकिन ध्रुव नहीं जानता था कि वो क्या करे जिससे कि ओजस को अच्छा फील हो। ओजस का दुख उसकी आंखों में भरे गुस्से से साफ नजर आ रहा था। ओजस को अब बस उन लुटेरों को सबक सिखाना था। जब ओजस और ध्रुव ज्वाला को छोड़कर आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्होंने एक गोली की आवाज सुनी। बंद किले में वो आवाज इतनी जोर से आई कि ध्रुव और ओजस चौंक गए। ध्रुव और ओजस को नीर और दिनकर की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो केवल 2 थे और उनके सामने काफी ज्यादा लोग थे। इसलिए ध्रुव और ओजस जल्दी से किले के अंदर भागे। गोलियों की आवाज करीब आती जा रही थी और जैसे जैसे ध्रुव और ओजस आगे बढ़ रहे थे, उन्हें रास्ते में बहुत सारी लाशें नजर आ रही थीं। वो सब रतनपुर के लोगों की लाशें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे नीर और दिनकर ने सब संभाल लिया है, लेकिन फिर भी ध्रुव और ओजस रुके नहीं और वो आगे बढ़ते रहे। जैसे ही ध्रुव और ओजस दिनकर और नीर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि गुंडे दिनकर को किडनैप करके ले जा रहे हैं। गोवर्धन के हाथ में बंदूक थी और वो कुछ 6-7 लोग थे, लेकिन तब भी दिनकर चिल्लाकर नीर से कह रहा था, मेरी चिंता मत करो, इन लोगों पर गोलियां चलाओ और हमारे भाई ज्वाला की मौत का बदला लो। लेकिन नीर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो गोवर्धन राम दिनकर पर गोली चला देगा। नीर पहले ही ज्वाला को खो चुका था, इसलिए अब नीर दिनकर को नहीं खो सकता था।
जब दिनकर ने देखा कि नीर उसकी बात नहीं सुन रहा है तो दिनकर ने गोवर्धन से उसकी बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन गोवर्धन ने गोली चला दी। दिनकर के मुंह पर गोली लगी और वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर नीर ने गोवर्धन पर गोली चला दी। जैसे ही गोवर्धन जमीन पर गिरा, गोवर्धन के साथ वाले लोगों ने नीर पर गोली चला दी। ध्रुव और ओजस की आंखों के सामने उनके तीनों साथी एक के बाद एक गुंडे के हाथों मारे जा चुके थे। अब ध्रुव और ओजस के अलावा 3 गुंडे बचे थे जिनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन ओजस के पास गन थी। वो तीनों गुंडे ओजस से भीख मांगने लगे कि ओजस उन्हें छोड़ दे, लेकिन ओजस नहीं माना। ओजस बंदूक की नोक पर उन लोगों को किले के बाहर वाली खाई तक ले गया। ओजस ने उन तीनों गुंडों से कहा, तुम्हारे साथियों की गलती की सजा अब तुम लोग भुगतोगे। ध्रुव ने देखा कि ओजस की आंखें गुस्से और दर्द से भरी हुई हैं। ओजस और ध्रुव ने कभी नहीं सोचा था कि वो 3 तांत्रिक जो ओजस से भी ज्यादा ताकतवर थे, वो इन 2 कौड़ी के गुंडों की वजह से अपनी जान गंवा बैठेंगे। ऐसी मौत ज्वाला, दिनकर और नीर के लिए शर्मनाक मौत थी। उन तीनों को खो देने का दुख ओजस की आवाज में साफ झलक रहा था। ओजस ने बंदूक की नोक पर उन तीनों गुंडों को लाइन में खड़ा किया और कहा, तुम तीनों अब इस खाई में कूदोगे। अगर बच गए तो वो तुम्हारी किस्मत, और अगर नहीं बचे तो वो तुम्हारी सजा। और अगर तुम में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो मैं गोली मारने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करूंगा, समझे? उन तीनों गुंडों के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उन्हें खाई में कूदना ही पड़ा। एक एक करके तीनों गुंडे खाई में कूद गए। हर एक गुंडे की मौत के साथ ओजस के चेहरे पर मुस्कान बढ़ती जा रही थी, लेकिन ओजस अभी भी रो रहा था। जब सभी गुंडे खाई में गिरकर मर गए तो ओजस ने आसमान में देखा और कहा, मैंने आप सबकी मौत का बदला ले लिया है। रतनपुर का नाम मिट चुका है। ध्रुव और ओजस ने ज्वाला, दिनकर और नीर की लाशों को उठाया और उन्हें वापस घर ले आए। क्या होगा जब अनंत चारण अपने तीनों साथियों को इस तरह देखेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तू कल आना। और ओजस, ज्वाला, दिनकर और नीर का मृत शरीर लेकर वापस घर पहुंचे तो अनंत चारण को बहुत बड़ा सदमा लगा। अनंत चारण अपने इतने पुराने साथियों को इस तरह देखकर अपना मुंह छुपाकर रोने लगे। अनंत चारण को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथी कुछ साधारण लुटेरों के हाथों मारे जाएंगे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े खतरों का सामना किया था। ज्वाला, दिनकर और नीर पर अनंत चारण बहुत भरोसा करते थे। वहीं महिमा ओजस से बहुत खुश थी। महिमा को नुपुर के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए था और नुपुर का परिवार बहुत अच्छा था। जब नुपुर को पता चला कि ओजस ने नुपुर की नानी को बचाने के चक्कर में ज्वाला, दिनकर और नीर को खो दिया है तो नुपुर अपने कमरे से बाहर आई। नुपुर ओजस के लिए बहुत दुखी थी। नुपुर के दिल में ओजस के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। नुपुर अपनी नानी को बहुत मानती थी। महिमा ने नुपुर का बहुत ख्याल रखा था। महिमा ने नुपुर के लिए ओजस जैसा लड़का चुना था। इस वजह से नुपुर अपनी नानी की और ज्यादा शुक्रगुजार हो गई थी। ओजस अपने पिता के साथ ज्वाला, दिनकर और नीर के अंतिम संस्कार की तैयारी करने जा रहा था, लेकिन नुपुर ने ओजस के साथ जाने की इच्छा जताई। महिमा वैसे तो नुपुर को नहीं जानती थी, लेकिन ओजस ने महिमा की जान बचाई थी, इसलिए महिमा ने नुपुर को जाने की इजाजत दे दी थी और कहा, अच्छी बात है कि तुम अभी से अपने होने वाले पति की मुसीबतों में उसके साथ खड़ी हो। नुपुर ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और वो अपने कमरे में सामान पैक करने चली गई। जब ध्रुव ये सब देख रहा था तो अचानक देविका की याद आ गई। ध्रुव को समझ नहीं आया कि वो कैसे अपनी भावनाओं को काबू करे, क्योंकि इस समय ध्रुव का देविका को याद करना सही नहीं था। ध्रुव ने ओजस से कहा, तुमने कहा था एक बार कि हम दोनों को अच्छा साथी मिलेगा। तुम्हारी बात सच हो गई देखो। ओजस ने कहा, हाँ, मैं जानता था कि हमारे साथ गलत नहीं होगा। मुझे नुपुर मिल गई और तुम्हें देविका। दोनों बहुत अच्छी हैं। आज के टाइम में ऐसी सिंपल लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है। हम दोनों इस मामले में लकी हैं।
तभी अनंत चारण ने अपने कुछ लोगों से नुपुर के घर पर रहने के लिए कहा, ताकि अगर कोई परेशानी आए तो महिमा और उसके परिवार के लोग सुरक्षित रहें। जब सभी लोग वापस अपने घर के लिए निकल रहे थे तो अनंत चारण ने महिमा से कहा, मैंने अपने कुछ आदमी दिए हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए, आप अपना ध्यान रखिएगा। महिमा ने अनंत चारण से कहा, जी मैं जानती हूं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया है। घर में मुझे कोई खतरा नहीं है, आप चिंता ना करें, सब ठीक है यहाँ पर। आप बेफिक्र होकर अपने साथियों का अंतिम संस्कार कीजिए। अनंत चारण ने ज्यादा जोर नहीं दिया और महिमा की बात मान ली। महिमा ने ओजस से कहा, ओजस बेटा, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बहुत भरोसा करके नुपुर को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ। उसका ख्याल रखना। अगर नुपुर ने तुम्हारी कोई शिकायत की तो मैं शादी के लिए मना कर दूंगी, समझे ना तुम। ओजस जानता था कि महिमा ये बात मजाक में बोल रही है, लेकिन फिर भी ओजस ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि आपको मेरी शिकायत सुनने का मौका मिले। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अनंत चारण ने महिमा से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे परिवार के सारे पति अपनी पत्नियों को बहुत प्यार से रखते हैं। इस बात पर महिमा की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई और महिमा ने कहा, देखिए, अभी तक शादी नहीं हुई है तो ऐसा कहना सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नुपुर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शादी के लिए आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। ओजस को लगा था कि महिमा मजाक कर रही है, लेकिन महिमा की इस बात को सुनकर ओजस का विचार बदल गया था। नुपुर पहली बार अपने घर से इतनी दूर जा रही थी। जब नुपुर और बाकी सभी लोग कार में बैठे और कार घर के बाहर निकली तो नुपुर की आंखों में आंसू आ गए। नुपुर कार की खिड़की से अपने घर को देखकर रो रही थी। ये अच्छी बात थी कि ओजस और बाकी लोग नुपुर का साथ देने के लिए थे, वरना नुपुर बहुत अकेली हो जाती। ध्रुव ने ओजस को इशारा किया कि वो नुपुर को संभाले। पहले ओजस को ध्यान नहीं था कि नुपुर दुखी है, लेकिन जब ओजस ने नुपुर की आंखों में आंसू देखे तो ओजस ने नुपुर को अपने गले लगा लिया। नुपुर को ओजस की बाहों में आकर अच्छा लग रहा था। नुपुर को बहुत सेफ फील हो रहा था। ओजस ने नुपुर से कहा, तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही वापस आएंगे। अपने घर से ज्यादा दिन तक दूर रहना नहीं पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें मेरे घर में बहुत अच्छा लगेगा। वहां सभी लोग तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। नुपुर ने ओजस की बात सुनकर पूछा, सच में? हम कब वापस आएंगे? ओजस को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। अभी तो नुपुर गांव से बाहर निकली भी नहीं, इतनी जल्दी वापस घर आने की बात ओजस को अच्छी नहीं लगी। आखिर ओजस कैसे बता सकता था कि कब नुपुर को वापस घर लेकर आएगा? ओजस के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए ओजस ने नुपुर से कहा, हम जल्द ही वापस आएंगे। मुझे कॉलेज में कुछ काम है, वो करना भी जरूरी है। और हाँ, इस बार तुम भी मेरे साथ कॉलेज चलना। तुम्हें एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम कभी पहले ज्यादा बाहर नहीं निकली हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाहर चलकर तुम्हें अच्छा लगेगा। नुपुर ने ओजस से कहा, मैं कॉलेज जाकर क्या करूंगी? अच्छी पत्नी बनने के लिए जो कुछ आना चाहिए वो सब मुझे आता है। मैं ज्यादा पढ़ के क्या करूंगी? ओजस ने कहा, हाँ मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छी पत्नी हो और एक अच्छी बहू बनोगी, लेकिन क्या तुम सच में पूरी जिंदगी एक पत्नी बनकर घर संभालना चाहती हो? उससे बाहर भी दुनिया है। ये सारी बातें सुनकर अनंत चारण ने नुपुर से कहा, ओजस सही कह रहा है बेटा, मुझे भी लगता है कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए। काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा तुम्हें। नुपुर को ऐसा लगा कि ओजस और अनंत चारण जानबूझकर नुपुर को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। नुपुर ने ओजस से पूछा, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं कम पढ़ी लिखी हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं? ओजस नुपुर की इस बात से चिढ़ गया। नुपुर ओजस की एक सिंपल सी बात नहीं समझ पा रहा था। ओजस ने नुपुर से कहा, देखो नुपुर, हमारे परिवार की बहू बनना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल को तुम सिर्फ हमारे बीच में नहीं रहने वाली। तुम्हें शहर के सभी बड़े लोगों से भी मिलना होगा, उनके साथ उठना बैठना होगा। जैसे तुम अपने घर में रहती थी, तुम्हें वैसे नहीं रहना है अब। हमारे घर में तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम्हें बाहर भी जाना होगा, तुम समझ रही हो ना?
नुपुर को इतनी जल्दी इतने बड़े चेंज की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसे समय चाहिए था। नुपुर ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी उसकी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी। नुपुर अपने घर ये भी नहीं पता था कि एक कमरे में इतने लोगों के साथ कैसे बैठा जाता है। नुपुर सोच रही थी कि अगर कोई उसे पसंद नहीं आया तो वो क्लास में उनके साथ कैसे बैठेगी। उसे काफी सारी चीजें सीखने और समझने की जरूरत थी। ध्रुव को लग रहा था कि शायद नुपुर के लिए ये सब बहुत मुश्किल होने वाला है। ध्रुव ने ओजस से कहा, मुझे नहीं लगता कि नुपुर हमारे साथ कॉलेज जा पाएगी। हमें शायद ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें नुपुर को हमारी क्लास में ही बैठाना चाहिए ताकि हम उसकी मदद कर सकें। ओजस ने कहा, तुम सही कह रहे हो। अचानक से कॉलेज में घुलना मिलना मुश्किल होगा। अगर हम नुपुर की मदद करेंगे तो शायद नुपुर सब कुछ जल्दी सीख पाए। कार ओजस के घर पहुंचने वाली थी कि तभी थोड़ी दूर पर कार रुक गई। ध्रुव और ओजस ने देखा कि घर के बाहर भीड़ जमा है। थोड़ा करीब जाकर देखने पर ध्रुव और ओजस ने देखा कि वहां सोनाली खड़ी है। सोनाली के साथ जो लोग थे उनके हाथ में बड़े बड़े बोर्ड थे जिन पर नारे लिखे हुए थे। ध्रुव ने सोनाली को वहां देखकर मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, ये सोनाली यहाँ क्या कर रही है और इसने ये बखेड़ा क्यों खड़ा किया हुआ है। ध्रुव ने ओजस की तरफ देखा, लेकिन ओजस भी कंफ्यूज लग रहा था। तभी ध्रुव और ओजस ने बोर्ड पर लिखे हुए नारों को पढ़ा। ध्रुव और ओजस को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि सोनाली वहां क्यों खड़ी है। ऐसा लग रहा था कि जिगर की किले के अंदर मौत हो गई है, इसलिए सोनाली जिगर की मौत का दोष ध्रुव और ओजस पर डालने लग गई। लेकिन ध्रुव और ओजस ने तो जिगर को छोड़ दिया था। जिगर को ही अपने पूर्वजों की आत्माओं को किले से हटाना था। अब इसमें जिगर की मौत हो गई तो ध्रुव और ओजस की क्या गलती है। ध्रुव और ओजस कार के आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ध्रुव ने सोनाली से चिल्लाकर कहा, सोनाली, तुम्हारे भाई की मौत का हमसे कोई लेना देना नहीं है। सोनाली ने ध्रुव से कहा, झूठ मत कहो। अगर तुम लोग नहीं आते तो मेरा भाई आज जिंदा होता। तुम लोगों की वजह से ही मेरा भाई किले में गया था। ध्रुव ने सोनाली से कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। सच्चाई कुछ और है। तुम्हारे भाई ने हमें अपने जाल में फंसाया था और वही हमें किले तक लेकर गया था। लेकिन हमें जिगर की सच्चाई का पता चल गया। उसके बाद हम सब उस तांत्रिक को ढूंढने के लिए किले में गए थे जिसने गांव वालों को परेशान किया हुआ था। किले में जाकर हमने देखा कि वो तांत्रिक मर चुका है। उसके बाद हमारा किले में कोई काम नहीं था। जिगर ने ही हमें जाने के लिए कहा और उसने ये भी कहा था कि उसे किले में कुछ काम है तो वो वापस नहीं चलेगा। ध्रुव की सारी बातें सच थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सोनाली का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो ध्रुव की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सोनाली ने ध्रुव से कहा, मेरे भाई पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अगर उसने तुम दोनों को फंसाना ही होता तो वो तुम दोनों की जान क्यों बचाता? भूल गए क्या जब तुम दोनों पानी में डूबकर मरने वाले थे तो तुम दोनों की जान किसने बचाई थी? और उसके बाद तुम दोनों का ख्याल भी रखा था जब तक तुम दोनों को होश नहीं आया। ये सब याद है ना? ये और याद दिलाऊं? ध्रुव और ओजस को समझ नहीं आ रहा था कि जब जिगर को मालूम था कि किले के अंदर खतरा है तो वो आगे अकेले क्यों गया। वो किसी को साथ लेकर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब ये बात सोनाली को समझाना बहुत मुश्किल था, इसलिए ओजस ने सोनाली से बड़े आराम से कहा, देखो, घर के बाहर इस तरह तमाशा करने का कोई फायदा नहीं है। इससे हल नहीं निकलने वाला। तुम बस मेरे परिवार के सामने अपने परिवार की बेइज्जती करवा रही हो, इसलिए ये सब बंद करो। ध्रुव को ओजस की बात सही लग रही थी। सोनाली अगर समझदार होती तो वो ओजस की बात खुशी खुशी मान लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे सोनाली पहले से सोचकर आई थी कि वो ओजस के घर के बाहर तमाशा खड़ा करने वाली है। वो ओजस की बात मानने को तैयार नहीं थी। उल्टा ओजस की बात सुनने के बाद सोनाली और गुस्सा हो गई। अब क्या करने वाली है सोनाली आगे? कहीं सोनाली की वजह से ओजस और नुपुर के बीच कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तू कल आना।